नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, में शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज पढ़ रहे थे। हमने उसके लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ लिया है। हमने प्रधानमंत्री की पावर जान ली है, मंत्रिपरिषद की पावर जान ली है। पर भैया जो इनके सबसे टॉप पे बैठा है, जो सबसे हेड पे है, कौन है? राष्ट्रपति साहब। तो आज उसके बारे में हमें जानना है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है भारत में, और राष्ट्रपति की क्या कंडीशन है प्रधानमंत्री की तुलना में, वो हम लोग आज जानते हैं। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और मैं पहले भी कह चुका हूं, जो 9th क्लास की पॉलिटिकल की बुक है, ये ऐसी किताब है जो मतलब आपका शेयर है ना, रुकना ही नहीं चाहिए। आप 9, 10th, 11th, 12th कंपटीशन वाले, कॉलेज वाले सबको भेज सकते हो। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में सिखाते हैं। और आज हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति साहब के बारे में जानने जा रहे हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। तो भैया क्या है, प्रधानमंत्री क्या है? सरकार का प्रमुख है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, राष्ट्रपति क्या है? संसद का भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद का भाग है पर संसद का सदस्य नहीं कहलाएगा। तो इसलिए क्या है, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र अध्यक्ष। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई देश का राष्ट्र अध्यक्ष कौन है हमारे, तो राष्ट्रपति साहब है। पर सरकार का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री साहब है। और पर दोनों में अगर हम पावर की बात करेंगे, तुलना की बात करेंगे, तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। राष्ट्रपति हमारे देश में है वो क्या है? नाम मात्र के लिए बनाया जाता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। तो सिर्फ नाम मात्र अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? नाम मात्र जो अधिकार होते हैं वैसे अधिकार है इनके पास। हमने सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए इन्हें बना रखा है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। देखो अब क्या है, वैसे बोलने में तो इनके काम बहुत है। और भाई साहब, हर कानून पे साइन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसको अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। मंत्री कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। इतने काम है, बोलने में काम बहुत है पर काम है नहीं। काम इतना है नहीं, सारे काम इनको क्या करने हैं? किसकी एडवाइस पे करने हैं? किसकी से पूछ करके करेंगे? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से पूछ करके ये करते हैं। और हमारा जो सिस्टम है वो ब्रिटेन से मिलता जुलता सिस्टम है। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है। वहां पे जो राजा है, रानी है, वो सुप्रीम है पर उनकी जो शक्तियां हैं वो बहुत कम है। तो वहां पर जैसे रानी के पास सिर्फ फाइनल साइन के लिए आता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी क्या है? राष्ट्रपति के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मुख्य इसके साइन है। इनके साइन के बिना कोई काम नहीं होगा, पर ये साइन करते हैं क्योंकि इनको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर करने पड़ते हैं। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। तो राष्ट्रपति क्या कर रहा है? देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के, तो जितनी भी जो राजनीतिक संस्था उन सभी की निगरानी करता है, देखता है कि वो सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और संस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संस्थाओं के बारे में, तो पढ़ रहे हैं विधायिका के बारे में पढ़ा, कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, और जो अगला लेक्चर आएगा वो न्यायपालिका के बारे में आएगा, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब भी आज मौजूदा हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? माननीय रामनाथ कोविंद जी क्या है? हमारे देश के राष्ट्रपति है। और सच में इनकी जो जीवन शैली है वो भी एक बहुत मोटिवेट करने वाली है। मतलब बहुत गरीबी में और बहुत पिछड़ेपन में इन्होंने अपना जीवन जिया है और आज राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। अब सवाल आता है कि राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है? क्या हम डायरेक्ट वोट डालते हैं और जैसे प्रधानमंत्री को चुनने की जो प्रक्रिया है वैसी प्रक्रिया है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति की बहुत अलग है। सच में राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो बहुत अलग है। इस प्रक्रिया को आज हमें समझ लेना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले तो एक निर्वाचन समूह बनाया जाता है। निर्वाचन समूह, एक्चुअली जो निर्वाचन समूह है ये हमारा बनाए नहीं जाते, हमारा ऑलरेडी क्या है? बना हुआ है। इस निर्वाचन समूह में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करता है कौन कौन है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करेगा? एमएलए करेंगे। जितने भी जो 28 हमारे राज्य हैं वहां के एमएलए करते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी की जो केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा है वहां के भी क्या जो एमएलए है वो करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे और उसके बाद अगर कभी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, तो उस समय तक अगर उससे पहले जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं तो वहां के जो एमएलए हैं वो भी वोट करेंगे। एमएलए कहाँ होते हैं? विधानसभा में होते हैं। तो जितने भी एमएलए होते हैं हर राज्य की विधानसभाओं के, वो क्या है? इसमें वोट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा वोट करते हैं वो करते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन है? जो सांसद है वो कौन कौन है? लोकसभा में जो बैठे हैं वो भी सांसद है, और राज्यसभा में जो बैठे हैं वो भी सांसद है।
पर आपको यहाँ पे बात एक जो ध्यान रखने वाली है वो ये रखना है कि यहाँ पे जो भी वोट करेगा वो वही होगा जो निर्वाचित होगा, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जो एक सिस्टम के द्वारा निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा, वही वोट करेगा। मनोनीत वाला वोट नहीं करेगा। जिसको राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है ना, वो वोट नहीं कर सकता। जैसे कि लोकसभा में 545 मेंबर है, पर 545 में से जो 2 एंग्लो इंडियन है वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। यहां पर 245 लोग हैं, पर इसमें से जो 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो लोग वोट नहीं डाल सकते। मतलब 14 जने क्या है वोट नहीं डाल सकते। तो वोट टोटल कितने डाल रहे हैं? 543 यहां से, 233 यहां से, तो 776 776 सांसद क्या है वोट डालेंगे। और बाकी हर राज्य के जो विधानसभा के एमएलए हैं वो लोग वोट डालते हैं। अब क्या होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने वोट डाला तो मेरा वोट 1, तो अब ऐसा नहीं है। जो वोट की काउंटिंग है वो 776 ये, और जितने भी राज्यों के जो विधानसभा के जो विधायक है उनको हम काउंट कर लेंगे और उनके हिसाब से वोटिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इनके क्या है, एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है, 1 वोट की वैल्यू निकाली जाती है। हर जो मत होता है उसकी क्या है वैल्यू निकाली जाती है कि इतनी वैल्यू है। अब वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं एक एमएलए के वोट की। जो विधायक होता है उसके वोट की वैल्यू कैसे निकलती है वो देखिएगा। जो राज्य की जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या में किसका भाग दिया जाएगा? आपके जो कुल विधानसभा में, कुल विधानसभा में कुल विधानसभा में जो सीटें हैं उनके हिसाब से, तो राज्य की जो टोटल जनसंख्या है उसके हिसाब से कुल विधानसभा में जितनी सीट होगी उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं 1/1000 से हम इसको गुना कर देते हैं। 1/1000 से हम इसको क्या है गुना कर देते हैं। तो अब देखो क्या है, जैसे राज्य की जनसंख्या मान लो कि मैं उदाहरण क्या है राजस्थान का लेता हूं, मैं उदाहरण राजस्थान का उदाहरण लेता हूं और मान लो यहां की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 10 करोड़ हम इसकी जनसंख्या मान लेते हैं। जो जनसंख्या है वो कितनी है, 10 करोड़ है। कुल वहां विधानसभा में सीटें कितनी है, 200 हैं। और अब इसको 1/1000 से हमें करना है। तो यहां पर एक जो वोट की वैल्यू है क्या है वो 500 आ गई। मतलब एक विधायक जब वोट डालेगा ना तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अब हर राज्य की इस हिसाब से क्या है अलग अलग आती है। 500 है नहीं, जो राजस्थान की अब भी अप्रोक्सीमेट है वो 129 है, 129 है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहां पे जो राज्य की जनसंख्या ली जाएगी वो 1971 में हुई जनगणना के अनुसार वाली ली जाएगी, आज वाली जनसंख्या नहीं। जो भी 1971 में जनसंख्या थी उस हिसाब वाली को ही क्या है राष्ट्रपति के में गिना जाता है। उसका भी एक लॉजिक है, अपना कारण है। कारण ये है कि उस समय क्या है सरकार नीतियां चला रही थी कि भाई क्या है जनसंख्या को कंट्रोल करा जाए। पर क्या हो रहा था, जो दक्षिणी राज्य थे वो तो जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे थे पर उत्तरी राज्य नहीं कर रहे थे। पर दूसरी तरफ राष्ट्रपति के में क्या है जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल आ रहा है, वोट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसलिए जो दक्षिणी राज्य हैं वो कहते हैं प्रधानमंत्री से कि इस पे क्या है हमें बहुत घाटा हो रहा है, या तो आप जनसंख्या पे कंट्रोल लगवा दीजिए उत्तरी दक्षिणी दोनों पे, नहीं तो इस पे कुछ करिए। तो फिर जो इंदिरा गांधी जी वो समय यहाँ पे कहते थे 1971 के हिसाब से ही क्या होगा ये काम चलता जाएगा। 1971 के हिसाब से ही जनसंख्या है उसको काउंट यहाँ पे करा जाएगा। अब मान लो जैसे 500 क्या है, अब यहाँ पे एक कितनी वैल्यू हो गई 500, तो 200 जने वोट डालेंगे तो टोटल उनकी कितनी हो गई भैया 1 लाख। तो राजस्थान के जो एमएलए विधायक वोट डालेंगे उनकी 1 लाख हो गई। फिर अब जैसे 28 राज्य तो ये, और हम 3 कह रहे हैं, हमारे पास 3 क्या है जो केंद्र शासित प्रदेश है जो वहां पर विधायिका है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहां 3 होती है। तो वहां तो अब उन सबका जितना भी आ जाएगा ना टोटल, उन सबका हम जोड़ लेंगे। भाई मान लो जो राजस्थान का क्या 500 आया, मतलब 1 लाख टोटल राजस्थान का आया। यूपी का मान लो 10 लाख आ गया, 5 लाख आ गया, 6 लाख आ गया। तो उन सबके को हम क्या है जोड़ लेंगे। और टोटल जोड़ने के बाद चलो मान लो कि भाई टोटल जो हमारे पास आया है वो पूरे सभी राज्यों को जोड़ने के बाद इतना है 7,76,00,000 क्या है टोटल वैल्यू आई है। टोटल वैल्यू हमारे पास आई है हर राज्य की, जब हमने जोड़ ली तो इतनी आई है। अब इसमें क्या करो, जितने भी जो आपके वोट कर रहे हैं 776 है, 776 से वोट कर दो। मतलब कितनी हो गई टोटल जो है वो कितना हो गया, एक की वैल्यू 1 करोड़ या जो भी है, मतलब उनकी भी जो वैल्यू आती है, एमपी की जो वैल्यू है वोट की वो ज्यादा आती है। फिर ये सब क्या करते हैं वोट करते हैं। अब ये क्या है वोट करेंगे। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो वोट होता है वो बैलेट पेपर पे होता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग खड़े हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
पहले पे एक्स है, फिर वाई है और फिर जेड है। अब इसमें आपको क्या है, प्रेफरेंस देनी है, आपको प्राथमिकता देनी है। भाई अगर वाई मैं सबसे पहले तो वाई को बनाना चाहता हूं, वाई नहीं बने ना तो जेड बन जाए, और जेड भी नहीं बनाए तो फिर तो एक्स बनना चाहिए। ऐसा सब क्या है, अपनी अपनी प्राथमिकता डाल देते हैं और फिर वो क्या है, किसमें डाल दिया जाता है, उस बॉक्स में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या है, काउंटिंग होती है। जब तक 50% से ज्यादा नहीं जीत जाता एक कोई, उसको क्या है, राष्ट्रपति नहीं माना जाता। अब जैसे क्या होगा, मान लो वाई है, वाई को बहुत से लोगों ने बोला कि हम बनाना चाहते हैं, पर अब भी क्या हुआ है कि वाई को 40% ने बोल दिया, ठीक है, वाई को 40% ने, एक्स को 35% ने, और जेड को भी 22%, ठीक है। तो यहां पे 38 और 22 इन्होंने बोल दिया। अब देखो सबसे कम किसके पास है, जेड के पास है। ये जेड को क्या है, हम काट देंगे और फिर इनका जो है इसमें बांट देंगे, एक्स और वाई में बांट देंगे। फिर ऐसे क्या होगा, एक्स वाई में होगा, फिर जो कम आएगा उसको हटा देंगे और फाइनली जो 50% ज्यादा वो क्या है, ले जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो करीबन जो टोटल हमारा मत की वैल्यू आती है वो करीबन भारत में जो आती है वो 10 लाख से ऊपर की मत की वैल्यू आती है। और 10 लाख से ज्यादा पे, 10 लाख में से क्या है, जो भी राष्ट्रपति को 50% ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इस प्रकार से क्या राष्ट्रपति का चयन हमारे देश में किया जाता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, पर जिन लोगों को हमने चुना है वो लोग कर रहे हैं। विधायक को हम लोगों ने चुना है, सांसदों को, लोकसभा के सांसदों को हमने चुना है, राज्यसभा को सांसदों को उन्होंने चुना है, जिन विधायकों को हमने चुना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, हम लोग क्या है, राष्ट्रपति के चयन में शामिल हो जाते हैं। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। क्या बोला, संसद सदस्य, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुनेंगे। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं वही वोट कर सकते हैं, मनोनीत वाले नहीं करेंगे। राज्य की विधानसभाओं में, तो अगर राज्य की विधानसभाओं में भी अगर किसी को मनोनीत कर रखा है तो वो वोट नहीं डाल सकता, निर्वाचित ही डालेंगे। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनना जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। तो अगर राष्ट्रपति पद को आपको जीतना है तो आपको बहुमत हासिल करना पड़ेगा, आपको मेजोरिटी लानी पड़ेगी। मेजोरिटी का मतलब क्या है, 50% प्लस 1 आपको लेकर के ही आना पड़ेगा। 10 लाख के करीबन अगर वोट की वैल्यू है हमारे देश में, टोटल सबकी मिलाकर के 10 लाख के करीबन अगर वोट की वैल्यू हमारे देश में आ रही है, तो आपको 10 लाख में से 50% ज्यादा, मतलब करीबन 5 लाख से ऊपर आपको वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बनोगे। बाकी जैसे लोकसभा के चुनाव में हमारे क्या हो रहा है, लोकसभा के चुनाव में क्या हो रहा है कि भाई जिसको एक वोट भी ज्यादा मिल गया ना वो जीत जाए। भाई मान लो 100 लोगों ने वोट डाला एक जगह और 100 में से रमेश को 40 मिले, विमला को 39 मिले, ठीक है, और गीता को 21 मिले। अब देखो यहां पे रहना, ये विमला और रमेश में कितना अंतर है, 39 और 40, एक का ज्यादा है, तो पर ये जीत जाएगा। यहां पे 50% को भी इसने क्रॉस नहीं करा, फिर भी ये क्या जीत जाएगा। तो पर यहां पे ऐसा नहीं होता, 50% से ज्यादा आपको क्रॉस करना ही पड़ता है। इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब देखो, हमने जिन सांसदों को चुना उन्होंने भी राष्ट्रपति के में अपना रोल निभाया, जिन विधायकों को हमने चुना उन्होंने भी अपना रोल निभाया। मतलब वो एक तरीके से पूरे राष्ट्र का क्या है, प्रतिनिधित्व कर लेता है कि हाँ पूरे राष्ट्र ने मुझे चुना है। चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही हमने हमारी भागीदारी दी हो, पर अप्रत्यक्ष रूप से हमने हमारी भागीदारी निभाई है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री तो पूरे दावे के साथ कहता है कि मैं जनादेश के साथ जीत करके आया। जनादेश मतलब जो जनता का आदेश है, पूरा जनता ने मुझे सपोर्ट करा है। आपने देखा कभी राष्ट्रपति चुनावी रैलियों में भाषण देने जा रहे, कभी नहीं जाते, प्रधानमंत्री जाते हैं, ठीक है। तो पर राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को हम मान रहे हैं कि ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या है, हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। पर प्रधानमंत्री दावेदारी कर सकता है कि मैं पूरी जनता की क्या है, जनता की तरफ से मैं जीत करके आया हूं, चुनाव जीत करके आया हूं। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने चुना था। पहली बात तो वो खुद भी सांसद है, जो प्रधानमंत्री जो बन रहा है वो खुद भी सांसद है। और उसको किसने चुना है? जो 303 लोग जो चुन करके आए थे बीजेपी के, वो चुन रहे, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी, तो उनको उन्होंने चुना है। तो इसलिए वो जनता का दावा कर सकते हैं कि भाई मैं जनता की तरफ से चुन करके आया हूं। और जैसे वोट है इस प्रकार से डाला जाता है बैलेट पेपर के थ्रू। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। तो कहने मात्र क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका हमारे देश में है। हर साइन के लिए उनकी जरूरत है, हर डॉक्यूमेंट पे उनके साइन की, हर पॉलिसी, हर नीति जो होगी उनके साइन के बिना नहीं हो सकती। पर वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की है। अब चर्चा में जब हमारे संविधान सभा में बात चल रही थी कि जब हम राष्ट्रपति को बना ही क्यों रहे, फिर नाम मात्र की क्या बात है। पर उसमें यह था कि एक हेड है जो देश का, वो होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर हम लोगों को प्रधानमंत्री का पद भी रखना है और राष्ट्रपति का पद भी रखना है, और अगर राष्ट्रपति के पद पर भी हम पूरा चुनाव सिस्टम वैसा का वैसा प्रधानमंत्री वाला ही कराने लगे, तो कल को क्या है, लड़ाई होगी। राष्ट्रपति बोलेगा मैं सुप्रीम हूं, प्रधानमंत्री बोलेगा मैं सुप्रीम हूं।
हम दोनों को तो बराबर पावर नहीं दे सकते ना भाई, किसी को तो कम और किसी को ज्यादा देनी पड़ेगी। हमने कहने को राष्ट्रपति को क्या बना दिया है, देश का मुखिया बना दिया। जैसे भाई आज है, आज मान लो हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, घर के मुखिया तो वही है ना, घर के मुखिया तो वही है, पर घर का सारा काम कौन संभालता है? जैसे एक दादाजी हैं और एक पापा है, घर का काम कौन संभालते हैं? पापा संभालते हैं। जो भी है, पैसा कमाना है, किसको देना है, किससे लेना है, ये सारे काम कौन करते हैं? पापा करते हैं। पर एक बार दादाजी से जाकर के पूछ लेते हैं, हाँ पिताजी मैं ये काम कर रहा हूं, कर लूं? हाँ, तो फिर वो कह देते हैं हाँ बेटा कर लो, क्योंकि दादाजी को पता है हाँ बोलनी पड़ेगी, भाई करना करेगा तो सही, भाई मैं तो काम करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, तो करना तो है, तो वो हाँ भर देते हैं। और फिर एक बार भी बोल दें ठीक है बेटा सोच ले, इस पर बदल सकता है तो ठीक है। पर दूसरी बार वापस जब पापा जी जाएंगे अपने पिताजी के पास, तो फिर बोलेंगे, बोले अब तो बोल दो, हाँ बोलनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से हमारा जो सिस्टम है ना, हमने क्या है, राष्ट्रपति को तो देश का मुखिया बना दिया, देश का हेड बना दिया, पर जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक जो शक्ति है, वो हमने किसको दी है? प्रधानमंत्री को ज्यादा दी। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है, तो जितनी भी सरकारी गतिविधि होगी, जो भी सरकारी काम होंगे, सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। राष्ट्रपति के साइन के बिना आप देश में पत्ता भी नहीं हिला सकते। पर है ना, बहुत ये समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति सारे वो काम करेगा जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद बोलेगा, उनको सारे वो काम करने पड़ेंगे। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं, सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। तो सारे कानून और सरकार के जितने प्रमुख नीतिगत जो पॉलिसी वाले फैसले हैं, वो सारे क्या हैं, उन्हीं के नाम से जारी होते हैं कि भाई देश के राष्ट्रपति ने जारी करा। गैजेट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन्होंने जारी करा, उनके साइन होते हैं। और सभी प्रमुख नियुक्तियां मतलब जो अपॉइंटमेंट होती है, जितने भी मुख्य अपॉइंटमेंट करते हैं वही करते हैं। जैसा कि यह है दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, भारत के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति किसने करी है? राष्ट्रपति साहब ने करी। नियुक्ति का मतलब क्या? साइन कर दिया कि भाई आज से दीपक मिश्रा जी क्या होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। पर नाम किसने बताया कि भाई आप इन्हीं को बनाओ? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उन्होंने बोला सर ये लिस्ट है, इस पर आप साइन कर दो, ये क्या है, आज से मुख्य न्यायाधीश है और ये बाकी न्यायाधीश है, आप इनको शपथ दिला दो। शपथ दिला दी। काम सारा यही कर रहे हैं, बता रहे हैं, पर बता कौन रहा है इनको? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बता रहा है। तो परमिशन की तो बहुत इनकी आवश्यकता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भाई मुख्य न्यायाधीश जो भी देश का मुख्य न्यायाधीश होगा वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के, राज्य के जितने भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उनके सबके न्यायाधीश, उनके भी मुख्य न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति यही करते हैं राज्यपालों। अब राज्यपाल देखो, हर राज्य में राज्यपाल होता है, हम पढ़ चुके हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है इस राज्य में ये राज्यपाल बनेगा, वो भी कौन नियुक्ति अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति के साइन से ही होती है, वो भी राष्ट्रपति के साइन से ही होती है। पर प्रधानमंत्री बताता है कि सर इसको तो राजस्थान का राज्यपाल बना दो, इसको केरल का बना दो, इसको अरुणाचल प्रदेश का बना दो, इसको असम का बना दो। तो बनाने का काम तो क्या है, कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। पर बताएगा कौन? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही बताएगा। चुनाव आयुक्तों को तो अब जो है भारतीय निर्वाचन चुनाव है आयोग है हमारे देश में, तो जो उसका इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनकी भी जो है उनको शपथ दिलाना है और उनकी नियुक्ति करना है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त कराता है। तो जैसे दूसरे देश में हम हमारे राजदूत भेजते हैं, एम्बेसडर भेजते हैं, इंडिया की तरफ से इंडिया का प्रतिनिधित्व ये आदमी करेगा वहां पे, हमेशा वहां के जो ऑफिस है उसमें ये बैठकर इंडिया की बात अपनी रखेगा। तो जो राजदूतों को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। पर ध्यान रखना, उनके भी नाम कौन देगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही उनके नाम देगा। सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। तो जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां, कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट, कुछ भी काम आप करोगे ना, सबका सब राष्ट्रपति के साइन की जरूरत है। भैया आप कोई भी काम कर लो, राष्ट्रपति का साइन की बहुत जरूरत है। ये राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, बुल्गारिया गए हुए हैं और ये बुल्गारिया के वहां के जो अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गए। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि, कोई भी ट्रीटी, कोई भी समझौता, कुछ भी होगा, राष्ट्रपति की साइन चाहिए। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। जो रक्षा बल है हमारे इंडिया में, उन सभी रक्षा बलों का जो सुप्रीम कमांडर, जो सबसे टॉप पे हेड पे, वो कौन है? राष्ट्रपति है। मतलब सारी पावर हमने दे दी राष्ट्रपति को, सारी पावर दे दी। पर एक बात जो बोली ना एक बात जो बोल दी ना, बस वही बात क्या है, वहां करके सारी पावर फीकी पड़ गई। क्या है कि भाई आपको ये जितने भी काम बताए ना, ये क्या करने हैं? प्रधानमंत्री से पूछ करके करने हैं। जैसा कि मैं क्या है, जो शुगर का पेशेंट है उसके पास मिठाइयाँ लेकर के गया, मैं ये भी खा लो, 56 भोग मैंने उसके सामने रख दी। वो खुश हो गया, बोले यार, उसको लगा पता होगा भाई कि है ना मुझे शुगर है।
तो फिर उसने क्या, फिर मैंने आखिर में सारी बात बोल करके एक बात बोल दी, भैया आप नहीं खा सकते। बोले क्यों? बोले इसमें सब में क्या है, मिठाई है, तो शुगर आप इनको नहीं खा सकते। तो इसी प्रकार से क्या हमने बहुत सारी शक्तियां क्या राष्ट्रपति को दे दी, पर सिर्फ और सिर्फ एक बात है जो हमारे देश के संविधान ने बोली कि आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या है, एडवाइस पर काम करना पड़ेगा। वो जिस प्रकार से आपको बताते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अभी जितने भी अधिकार मैंने बताया ना, सबके सब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। जैसे ये कैबिनेट मान लो, वैसे तो ये कोई दो देशों की मीटिंग हो रही है, एक तो हमारा इंडिया है और एक दूसरी तरफ और देशों में दो मीटिंग हो रही है, पर जो कैबिनेट मंत्री होता है उन सबकी क्या है, उन्हीं के ऊपर है जो मंत्रिपरिषद है। हमने 3 प्रकार के मंत्री पढ़े, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उन्हीं की क्या है सलाह पर ये पूरा काम करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पूर्ण विचार करने के लिए कह सकता है। देखो अब राष्ट्रपति का इतनी पावर है, वो कह देगा मंत्रिपरिषद को, एक बार सोच लो यार, ऐसा काम रहने दो, सोच लो, एक बार सोचने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। पर फिर वापस मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आ जाए, बोले नहीं सर हमें कोई चेंज नहीं करना, कर दो, तो जब दूसरी बार वापस आ गया ना, तो फिर तो क्या है, उसको ये काम करना ही करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, कंपल्सरी हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, वो बाध्य हो जाएगा कि ये काम तो मुझे करना पड़ेगा। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अब अगर संसद से भी आपको कोई कानून बनाना है तो लोकसभा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति साहब जब तक साइन नहीं करते हैं, जब तक वो कानून नहीं बन सकता। पर इसमें भी बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो क्या है, उसको वापस भेज दे, बोले नहीं मुझे सही नहीं लग रहा, आप इसे एक बार वापस क्या है, संसद इस पर चर्चा करे, लोकसभा राज्यसभा इस पर चर्चा करे। मान लो वापस फिर से वो का वही आ गया, कोई सिंगल वर्ड भी इसमें चेंज नहीं करा, तो राष्ट्रपति क्या है, बाध्य हो जाएगा कि उसको उस पर साइन करना पड़ेगा। दूसरी बार वो वापस नहीं भेज सकता, वो मना नहीं कर सकता। हाँ, एक पावर वो पॉकेट विटो की हमारे राष्ट्रपति के पास है, जो वो ये कह सकता है कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, देखूंगा, मतलब पॉकेट में रख करके भूल गया, तो मतलब बहुत रेयर केसेस में ही ऐसे राष्ट्रपति से यूज करते, नहीं तो नहीं करते। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, कुछ समय के लिए चाहे तो वो रोक सकता है। वह विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, मतलब दूसरी बार फिर लेकर के आ जाए तो बोले भाई कर दो। और ये कौन है? ये नेपाल की राष्ट्रपति है, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये विद्या भंडारी करके वहां नेपाल की राष्ट्रपति है, और ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, तो उनसे मिल रहे हैं। आप कभी ये भी देखना कि हमारे देश में अगर कोई भी फॉरेनर आ रहा है, फॉरेनर इन द सेंस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी बाहर का आता है, तो उनको हमारे राष्ट्रपति से मिलाया जाता है। प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो राष्ट्रपति जी से मिलवाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो राष्ट्र का मुखिया है, देश का मुखिया तो भैया यही है। पहला सिटीजन, पहला नागरिक जो देश का है वो तो राष्ट्रपति साहब ही है। तो इनसे मिलवाना बहुत जरूरी होता है, इनसे मिलवाते हैं, इनसे मीटिंग करवाते हैं, इन्हीं के घर पे खाना का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत अच्छा होता है। और राष्ट्रपति भवन सच में बहुत देखने लायक चीज़ है, कभी आप देखिएगा, मैंने तो यूट्यूब पर ही देखी है। और वैसे शायद फरवरी मार्च में कुछ ऐसी जगह होती है राष्ट्रपति भवन की जो देखने के लिए अलाउ करी जाती है। बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन है, सच में बहुत गजब की जगह। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या? फिर भैया राष्ट्रपति को 5 साल बिठा करके क्यों बिठा रखा है, काम क्या कर रहा है वो? अरे इतने काम बताएं, कुछ तो कर रहा होगा। तो पर वो तो सारे के सारा काम मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर रहा है। फिर आप खुद पे खुद वो क्या कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से कर सकता है। अब वो आप कहोगे सर वो तो आपने कहा था बहुमत जिसके पास आएगा वो चुनेंगे, बिल्कुल। पर अगर बहुमत नहीं आया और किसी पास गठबंधन की सरकार नजर नहीं आ रही, तो फिर जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो भाई जब किसी के पास तो ना तो किसी को बहुमत मिला है, ना कोई गठबंधन की पार्टी नजर आ रही जो ये कह सके कि भाई हम लोग क्या है हमारी सरकार बना लेंगे, तो ऐसे समय में क्या है जो सारी की सारी पावर है किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास चली जाती है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। अब वो देखो प्रधानमंत्री किसे बनाएगा? जिस पार्टी को बहुमत होगा, मतलब जो क्या है लोकसभा के 545 का 50% से ज्यादा जब जीतेंगी, मतलब लगभग 275 सीटें अगर वो जीत जाती है एक पार्टी, तो वो बहुमत में आ गई, ठीक है। तो वो आप वाली पार्टी के नेता को, अब ये लोग क्या है चुनते हैं कि भाई हमारा नेता कौन हो, जैसे कि मैंने बताया था पीएम मोदी का उदाहरण देकर के, भाई ये हमारा नेता हो, वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेते हैं। तो अब फिर क्या है, फिर वो सोचता है अच्छा अब आएगा मजा खेल में, अब है मेरे हाथ में तो पूरा का पूरा गेम, अब आएगा मजा। अब वो चाहे जिसको इच्छा करके बुलाएगा, हाँ आ भाई तू आ,
तुम बना सकते हो क्या पार्टी? हाँ, तुम सरकार बना सकते हो क्या? कितनी सीटें हैं? बोले सर 200 सीटें। तो बना लोगे क्या? है कहीं जुगाड़? किसी से बातचीत कर रखी है? तो बोले सर कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन में आपने बहुमत साबित कर दिया ना तो मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो उस समय वो अपने विवेक से काम कर सकता है। पर उसमें भी क्या होता है कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है ना, वो उसी को बुलाता है। अब जैसे मान लो कि है ना भाई, एक पार्टी ने 200 सीटें जीती और एक ने 50 जीती हैं, तो 50 वाले को तो बुलाएगा नहीं। बोले यार कहाँ ये 225 सीटें करेंगे, इनको तो 75 ही करनी है। तो कहाँ, तो वो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसको बुला लेता है और उनसे पूछता भाई आप सरकार बनाने की मंशा है आपकी, और अगर आपके पास है जुगाड़, कोई गठबंधन कर रखा है आपने, तो आप आ जाओ, मैं आपको नियुक्ति दे देता हूँ। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। तो वो एक ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो लोकसभा में क्या हो, बहुमत जुटा सकता हो, जो ये कह सकता हो कि हाँ भाई मैं क्या हूं, लोकसभा में बहुमत ले आऊंगा। मतलब जैसे मान लो 200 सीटें जिस पार्टी ने जीती उसके नेता को बुला ले और बोल दे कि भाई आप क्या है, बहुमत ला सकते हो, आप गठबंधन करके भी अपनी सरकार बना सकते हो। वो कहता है हाँ बना लेंगे सर। वो कह लेगा बना देंगे सर, हमारे पास है इतना जुगाड़, हमने 2-3 पार्टियों से चर्चा कर रखी है जिनकी टोटल मिलाकर के 90 से ऊपर सीटें हैं, हम उनको जोड़ लेंगे और हम हमारी सरकार बनाएंगे। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो एक तय समय के अंदर, जैसे मान लो 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, वो कह देगा 1 वीक के अंदर आप क्या करो, लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर दो। आप दिखा दो कि भाई लोकसभा में क्या है, आपकी 275 से ज्यादा सीटें हैं, 275 से ज्यादा सीटें। अब ये 275 आपने कैसे करी है वो हमें नहीं पता। भाई ए पार्टी को जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, डी को जोड़ा, जिसको भी जोड़ा उसको जोड़ लिया। पर अब आप जुड़ करके एक सरकार हमें बनानी है, वो सरकार बनाकर दिखा दो। ये जो काम है ये मुख्य से राष्ट्रपति करता है। और इसी के साथ जो है हमारा राष्ट्रपति का जो सेशन है आज का वो कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है न्यायपालिका, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।